झारखंड के इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ, जाने केंद्र सरकार के क्या है नियम। प्रधानमंत्री आवास योजना अगले 5 साल तक चलेगी। वित्तीय वर्ष 2029 से 30 में यह समाप्त हो जाएगी। भारत सरकार ने पूरे देश में करीब 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने सभी राज्यों को प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों को 2018 में बनी सूची को अपडेट करने का निर्देश दिया है। वहीं जिनके पास 50,000 रूपए का किसान क्रेडिट कार्ड होगा उनको पीएम आवास नहीं मिलेगा। झारखंड में ऐसे कार्ड धारकों की संख्या 50,000 से अधिक है। झारखंड सरकार ने सभी राज्यों के उपायुक्तों को पीएम आवास योजना के लाभुकों का सर्वे करने को कहा है। ज्ञात हो कि झारखंड को पठारी राज्यों की सूची से बाहर कर दिया गया है। पठारी राज्यों की सूची में अब केवल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर के साथ लद्दाख है। यहाँ के लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 1.30 लाख रुपए दिए जाएंगे। पठारी राज्यों की सूची से बाहर होने के बाद अब यहाँ के लाभुकों को 1.20 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगले 5 साल का लाभुक तय करने के लिए भारत सरकार ने दिशा निर्देश दिया है। बता दें कि नए नियमों के तहत 10 प्रकार के लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ नहीं देने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जिनके पास 3 पहिया या 4 पहिया वाहन है या जिनके घर में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी का लाभुक है, जिनका गैर कृषि कार्य उद्यम निबंधित हो, घर का कोई सदस्य 15,000 रूपए प्रति माह से अधिक कमाता हो, इनकम टैक्स व प्रोफेशनल इनकम टैक्स देने वालों, 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित जमीन वाले व उनके पास 5 एकड़ से अधिक असिंचित जमीन है, वैसे लोगों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। क्या आईएएस पूजा सिंघल को फिर मिलेगा झटका? 17 फरवरी को अदालत में फिर होगी सुनवाई। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। 17 फरवरी यानी सोमवार को फिर से उनके केस में सुनवाई होगी। दरअसल ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने इस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को कोई भी महत्वपूर्ण न दिए जाने का अपील किया है। इस मामले में सरकार को निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। बता दें कि पूजा सिंघल को साल 2024 में जमानत मिली थी, जिसके बाद इसी साल सरकार ने उनका निलंबन वापस लेते हुए उन्हें कार्मिक विभाग में योगदान देने को कहा था। ईडी ने विशेष न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को हाल ही में बेल मिली है। अगर उन्हें अभी कोई भी मुख्य पद या विभाग दिया जाता है तो वह जांच को प्रभावित कर सकती है। ईडी ने आगे कहा कि पूजा सिंघल का केस अभी भी ट्रायल में है, इसलिए अभी कोई भी महत्वपूर्ण पद देना ठीक नहीं है। बता दें कि ईडी ने मनरेगा घोटाला मामले में उन्हें साल 2022 में गिरफ्तार किया था। हालांकि इस मामले की सुनवाई 15 जनवरी को होनी थी, लेकिन कोर्ट बंद होने के कारण इसकी सुनवाई नहीं हो सकी है। आईएएस पूजा सिंघल पर आरोप है कि वे 2009 से 2010 में खूंटी की डीसी थी। तब उन्होंने मनरेगा के तहत बिना किसी काम के 18 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। मई 2022 में जब ईडी ने इस मामले की जांच के लिए रेड मारी तो उनके सीए सुमन कुमार के पास से 19 करोड़ रुपए बरामद किए गए। जांच एजेंसी ने 82.77 करोड़ मूल्य की चल अचल संपत्ति जब्त की थी। इसके बाद इस मामले में ईडी ने पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। केंद्र सरकार पर झारखंड का बकाया बढ़कर 2.36 लाख करोड़। मंत्री दीपिका पांडे सिंह का बड़ा बयान। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार का झारखंड का बकाया कुछ दिनों में बढ़कर 1.36 लाख करोड़ से बढ़कर 2.36 लाख करोड़ हो जाएगा। झारखंड वित्त विभाग इसका ब्यौरा तैयार करने में लगा हुआ है। इसकी रिपोर्ट कुछ दिनों में पेश कर दी जाएगी। ये बातें उन्होंने शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट दुमका में पेशी के बाद कही है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट दुमका में किसी मामले में पेश होने आई थी। कोर्ट से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। समाज के उत्थान के लिए जो योजनाएं यहां पर चलाई जा रही है, उसमें केंद्र सरकार अपना अंश देने में कोताही बरत रही है। दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि पहले से ही कोयले की रॉयल्टी 1.36 लाख करोड़ बाकी है। हाल के दिनों में अलग अलग विभाग के करोड़ों का बकाया हो चुका है, जिसमें पीएम आवास योजना, मनरेगा, नल जल योजना और बाल विकास परियोजना की राशि शामिल है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों की भूमि रही है और अपना हक पाने के लिए हमें आंदोलन करना भी आता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जनता के बैठे बिठाए रुपए दिए जाने की निंदा के बाबत उन्होंने कहा कि इस ऑर्डर को अब तक नहीं देखा गया है। इतना जरूर कहूंगी कि चुनाव के वक्त अगर कोई रुपए देने की बात करता है तो यह गलत है। कैबिनेट में फैसला लेकर महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश कहीं से गलत नहीं है।
झारखंड में चल रहे गठबंधन को बनाएंगे मॉडल, कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद बातचीत में बोले राजू। झारखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि हम झारखंड में इस गठबंधन को मॉडल बनाएंगे। सरकार के साथ समन्वय कर चलना है। संगठन का काम अपनी जगह है और गठबंधन अपनी जगह है। सरकार को फोकस करना है तो वह जनता को दिए गए वादों को पूरा करे, समाज के दबे कुचले वर्ग पर ध्यान रखे और संगठन सरकार के अच्छे काम को लेकर जनता के बीच जाए। के राजू ने मंत्री विधायकों की जवाबदेही के सवाल पर कहा कि मैं जल्द ही झारखंड आऊंगा, इसके बाद पार्टी के नेताओं के साथ रिव्यू करूंगा। उन्होंने कहा कि संगठन के विस्तार को लेकर सबको विशेष प्रयास करने की जरूरत है। मंत्री विधायकों की जवाबदेही भी तय होगी। मंत्री विधायक सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं रहे, दूसरे क्षेत्रों में भी पार्टी का काम देखें। पार्टी के साथ इनका कनेक्शन कमजोर नहीं होना चाहिए। के राजू ने कहा कि पार्टी को मजबूत व बेहतर बनाने के लिए नए लोगों को आगे लाना ही होगा। SC, ST, OBC व अन्य पिछड़े लोगों के बीच से नए लीडरशिप की तलाश करनी होगी। झारखंड में भी जो सामाजिक ताना बाना है उसको देखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। युवाओं में बड़ी संभावना है और इनको आगे ले जाना है। कहा कि मेरा फोकस गांव और ब्लॉक होगा। सोनी टीवी के डांस स्टेशन में दादी बनी धनबाद की बुजुर्ग तारामणि चौरसिया महाकुंभ स्नान के बाद हुई थी वायरल। धनबाद बैंक मोड़ के विकास नगर की वृद्ध तारामणि चौरसिया शनिवार शाम को राष्ट्रीय टीवी चैनल सोनी टीवी के पर्दे पर दिखी। एंकर ने तारामणि को लेकर बार बार दादी शब्द का प्रयोग किया। तारामणि महाकुंभ स्नान के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और उन्हें सोनी टीवी के बहुचर्चित डांस एपिसोड डांस का टसन में आमंत्रित किया गया था। राष्ट्रीय टीवी चैनल पर तारामणि को देखने के लिए परिजनों, जानने वाले और बैंक मोड़ों के लोगों में उत्साह थी। तारामणि के घर उनके साथ पुत्र संजय चौरसिया, पुत्र वधू सीमा चौरसिया, पोता गौरव व पोती खुशी सहित आस पड़ोस के लोगों ने एक साथ बैठकर एक एपिसोड को देखा। अपने आप को सोनी टीवी पर देखकर तारामणि चौरसिया भाव विहीन दिखी। उन्होंने बताया कि सब कुछ दैविक शक्ति का प्रभाव है। वह साधारण परिवार से है। पुत्र बैंक मोड़ में पान का दुकान चलाता है। ऐसे में कोई शक्ति ही है जिन्हें उसे राष्ट्रीय स्तर में टीवी पर लाया। इसके लिए उन्होंने सोनी टीवी वालों के साथ साथ अन्य मीडिया को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि वह चारों धामों सहित देश के करीब सभी धार्मिक स्थलों के दर्शन कर चुकी हैं। आज टीवी पर आई, अखबार में छपी तो अच्छा लगा। परिजनों और रिश्तेदारों ने भी कार्यक्रम देखा। टीवी पर आने की खबर प्रकाशित होने के बाद तारामणि चौरसिया को बधाई देने वालों का तांता लग गया। सोनी टीवी के कार्यक्रम डांस का टसन एपिसोड के दौरान तारामणि देवी महाकुंभ से लाई रुद्राक्ष की माला बाल कलाकार परी को पहनाई और जीत का आशीर्वाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, AI से टेक्नोलॉजी में आया बदलाव। प्लैटिनम जुबली समारोह में की BIT मिश्रा की सराहना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत के विकास में टेक्नोलॉजी का अहम योगदान रहा है। आज टेक्नोलॉजी ने काफी प्रगति की है। हमारा युग टेक्नोलॉजी का युग बन गया है। नई प्रगति ने हमारे जीने का तरीका बदल दिया है। यह वास्तविकता भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और एनिमेशन जैसी टेक्नोलॉजी इसमें बड़ा परिवर्तन लाए हैं। इसमें दूरगामी प्रगति के साथ भविष्य में इससे बड़े बदलाव होंगे। यह अर्थव्यवस्था को तेजी से बदल रहा है। केंद्र सरकार भी उच्च शिक्षा के विकास की दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर कदम बढ़ा रहा है। BIT मिश्रा ने इससे संबंधित कोर्स शुरू कर सराहनीय कदम उठाया है। युवाओं का उत्साह व उनकी प्रतिबद्धता की विकसित भारत के निर्माण में अहम योगदान रहेगा। हमारे इनोवेशन करने वाले सहित उद्यमी पारंपरिक ज्ञान के आधार पर भी अपनी टेक्नोलॉजी में शामिल करें, इसे नजरअंदाज न करें। राष्ट्रपति शनिवार को BIT मिश्रा के प्लैटिनम जुबली समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थी। इससे पूर्व BIT मिश्रा के कुलपति प्रोफेसर इंद्रनील मन्ना ने अतिथियों का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि BIT मिश्रा क्वालिटी एजुकेशन तथा एक्सीलेंस की दिशा में अग्रसर है। नई शिक्षा नीति के साथ रिसर्च व इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है। यह खुशी की बात है। गिरिडीह में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक की मौत। सड़क जाम करने की तैयारी में आक्रोशित परिजन। गिरिडीह के पंचबा थाना क्षेत्र अंतर्गत परसाटाड़ मोहल्ला के रहने वाले एक व्यक्ति की अज्ञात वाहन के चपेट में आने से मौत हो गई। घटना रविवार की सुबह की है। मृतक की पहचान फरौदी मल्लाह के 42 वर्षीय पुत्र जानकी मल्लाह के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक पंचबा से काम कर पैदल लौट रहा था। इस दौरान परसाटाड़ मोड़ के समीप एक अज्ञात वाहन उसे टक्कर मारकर फरार हो गया।
मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई, जिसकी जानकारी गिरिडीह के पंचबा थाना की पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस का एक दल मौके पर पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दूसरी तरफ मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आक्रोशित परिजन व स्थानीय लोग सड़क जाम करने की योजना बना रहे हैं। बताया गया कि मृतक के 3 पुत्र और 1 पुत्री भी है। वह घर का इकलौता कमाऊ सदस्य था। राशन कार्ड कर दे सरेंडर, नहीं तो 12% ब्याज के साथ होगी वसूली। किन पर गिरेगी गाज। गिरिडीह जिले के देवरी में आपूर्ति पदाधिकारी कमल सिंह ने शनिवार को पत्रकारों को जानकारी दी कि गिरिडीह के उपायुक्त सह दंडाधिकारी द्वारा आयोग राशन कार्ड धारियों के नामक से संबंधित सूचना जारी की गई है। ऐसे में आयोग लोग राशन कार्ड सरेंडर कर दे, नहीं तो उठाए गए राशन पर 12% ब्याज के साथ वसूली की जाएगी। अपात्र लोग यदि राशन कार्ड के माध्यम से प्रतिमाह राशन उठाते पकड़े गए तो उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई के तहत राशन कार्ड के उठाए गए राशन पर दर पर 15% ब्याज के साथ उनकी वसूली की जाएगी। उन्होंने प्रखंड क्षेत्र के सभी पीडीएस संचालकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच प्रचार प्रसार कर सरकारी कार्य में सहयोग करने का आग्रह किया है। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों का उमड़ा सैलाब, इस ट्रेन पे पैर रखने तक की जगह नहीं। महाकुंभ जाने के लिए ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बरकरार है। धनबाद से खुलने वाली ट्रेन हो या धनबाद से होकर चलने वाली, किसी भी ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं है। कोई ट्रेन के गेट पे लटका नजर आया तो कोई शौचालय के पास बैठकर यात्रा करने को विवश था। यही स्थिति धनबाद कोयम्बटूर स्पेशल ट्रेन में भी देखने को मिली। शाम 4:05 में ट्रेन को प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर लगाया गया तो इस ट्रेन के जनरल कोच तो दूर, स्लीपर तक में जगह नहीं दिखी। लोग धनबाद यार्ड से ही ट्रेन में चढ़ गए थे। वहीं प्लेटफॉर्म पर भी हजारों यात्री खड़े थे। यार्ड से ही ट्रेन के फुल हो जाने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी हुई। स्थिति यह थी कि लोग एसी कोच में भी चढ़ गए। इससे पहले टिकट बनाकर रखे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग अपनी सीट तक पहुँच नहीं पा रहे थे। आरपीएफ की टीम जनरल टिकट लेकर एसी में चढ़ने वाले लोगों को बाहर जाने का आग्रह करती रही, पर लोग सुनने को तैयार नहीं थे। ट्रेन के आगे व पीछे पार्सल यार्ड में भी लोगों की भीड़ दिखी। लोग पार्सल यार्ड में भी फर्श पर चादर बिछाकर बैठे दिखे। इसमें महिलाएं व बच्चे भी शामिल थे। पश्चिमी विक्षोभ से झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, कब होगी गरज के साथ बारिश। झारखंड में फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड के तापमान में उतार चढ़ाव के बीच एक बार फिर बारिश के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड के कई जिलों में 20 और 21 फरवरी को गरज के साथ बारिश हो सकती है। कई जिलों में आकाश में बादल छाए रहेंगे और सिर्फ गरज होगा, हवाएं भी चल सकती है। अगले 3 दिनों तक तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सुबह में धुंध और हल्का हवा चलेगा, जबकि दिन में आसमान साफ रहने के कारण गर्मी का एहसास होगा। रात में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। 18 फरवरी से सुबह में धुंध और दिन में आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। इधर शनिवार को राज्य के सबसे अधिक तापमान सरायकेला का रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम तापमान खूंटी का रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछले 24 घंटे से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक तथा सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम है। रांची के इस स्कूल में भूखे प्यासे 6.5 घंटे बैठे रहे 10वीं बोर्ड के 94 विद्यार्थी। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा शनिवार को एक साथ पूरे देश में शुरू हुई। पहले दिन ही 10वीं बोर्ड की परीक्षा में अव्यवस्था दिखी। इस कारण रांची के आर्मी पब्लिक स्कूल में परीक्षा केंद्र में 94 विद्यार्थियों को 6.5 घंटे तक बैठना पड़ा। इस दौरान परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए मानसिक तनाव झेलते हुए भूखे प्यासे भी रहना पड़ा। जानकारी के अनुसार आर्मी पब्लिक स्कूल में सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया है। विद्यार्थी सुबह 9:30 बजे से स्कूल में प्रवेश करने लगे। वहीं जब परीक्षा केंद्र में विद्यार्थियों के बीच प्रश्न पत्र का वितरण प्रारंभ हुआ तो 94 प्रश्न पत्र कम थे, जिसके कारण डीपीएस ग्रेटर के विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र के लिए इंतजार करने को कहा गया। इसके बाद अंग्रेजी विषय के 3 सेट प्रश्न पत्र की फोटोकॉपी कराई गई। विद्यार्थियों से कहा गया कि उन्हें प्रश्न पत्र करने के लिए निर्धारित
निर्धारित 3 घंटे का समय दिया जाएगा जब उन्हें प्रश्न पत्र मिलेगा। विद्यार्थियों को दोपहर 12:05 में प्रश्न पत्र दिया गया और दोपहर 3:05 में उत्तर पुस्तिका उनसे ले ली गई। वहीं आर्मी स्कूल के प्राचार्य अभय सिंह ने कहा कि 4 सेट प्रश्न पत्र कम मिला था, जिसमें कुल 94 प्रश्न पत्र थे। विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र की फोटोकॉपी कर दी गई है। इस कारण 94 विद्यार्थियों का परीक्षा दोपहर में 12:05 से शुरू हुआ है। उन्हें उत्तर लिखने के लिए निर्धारित 3 घंटे का समय दिया गया है। वैलेंटाइन डे पर युवती को प्रपोज करना पड़ा महंगा, खानी पड़ गई जेल की हवा। लोयाबान थाना क्षेत्र के 3 नंबर में शुक्रवार को एक युवक को वैलेंटाइन डे पर एक युवती को जबरन प्रपोज करना महंगा पड़ गया। नाराज युवती ने न सिर्फ युवक को भला बुरा कहा बल्कि उसे लपड़ थप्पड़ भी लगा दी। सूचना पाकर लोयाबान पुलिस पहुंची। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 14 फरवरी की शाम लोयाबान 3 नंबर के रहने वाले नीरज कुमार सोनी उर्फ छोटू ने आसपास की एक लड़की को प्रपोज किया। इस बात पर लड़की भड़क गई और उससे झड़क गई। मामले को पुलिस गश्ती दल ने देखा तो रुककर युवक को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान युवक ने एसआई राहुल सिंह के साथ न केवल मारपीट की बल्कि उनके हाथ को काटकर जख्मी कर दिया। इस दौरान युवती के परिजन भी वहां पहुंचे और युवक की धुनाई कर दी। एसआई राहुल सिंह की शिकायत पर युवक पर पुलिस पर हमला करने का मामला दर्ज कर उसे शनिवार को जेल भेजा गया। युवक टोटो चालक है। युवक की मां चिंता देवी और पिता बिरजू सोनी ने पत्रकारों को बताया कि उसके पुत्र पर युवती को प्रपोज करने के आरोप में पुलिस उसे थाने ले गई और छेड़ने के एवज में 50,000 रुपए की मांग की है। उन्होंने कहा कि वह गरीब है, इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते हैं। इस बात पर पुलिस ने उन दोनों के साथ भी मारपीट की। एसआई राहुल सिंह ने बताया कि युवक के माता पिता द्वारा लगाया जा रहा आरोप गलत है और बेबुनियाद है। युवक को छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा था, नहीं छोड़ने पर मनगढ़ंत आरोप लगाया जा रहा है। आईआईटी आईएसएम में शुरू होंगे 2 नए कोर्स, बढ़ जाएंगी बीटेक की इतनी सीटें। आईआईटी आईएसएम 2025 के अंडर ग्रेजुएट सत्र में 2 नए कोर्स शुरू होने जा रहे हैं। इसमें जेईई एडवांस के माध्यम से नामांकन लिया जाएगा। संस्थान का माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग माइनिंग इंजीनियरिंग के 5 वर्षीय ड्यूल डिग्री कोर्स शुरू करेगा। इसमें कुल 60 सीटें होंगी। वहीं केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी विभाग 5 वर्षीय BSMS कोर्स शुरू करने जा रहा है। इसमें पहले 4 वर्ष बैचलर एंड साइंस और अंतिम 1 वर्ष मास्टर इन साइंस की पढ़ाई होगी। इस कोर्स में फिलहाल 26 सीटें निर्धारित की गई है। रांची में 24 केंद्रों पर शुरू हुई सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा। छात्रों ने कहा आसान थे अंग्रेजी के प्रश्न पत्र। सीबीएसई 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षा शनिवार से शुरू हुई। राजधानी रांची के विभिन्न स्कूलों में पहले दिन 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय की परीक्षा दी। परीक्षा देकर सेंटर से बाहर निकलने वाले विद्यार्थियों ने कहा कि प्रश्न पत्र आसान था। पैसेज रीडिंग, पत्र लेखन, व्याकरण सभी सीबीएसई के पैटर्न पर पूछे गए थे। जो पढ़ कर गए थे उसी से प्रश्न आया। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में रांची और खूंटी जोन से 17,279 विद्यार्थी और 12वीं के तीनों संकाय से 14,282 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड में रांची जोन से कुल 31,561 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा के लिए 24 केंद्र बनाए गए हैं। पहली बार अधिवक्ताओं के हित में हेमंत सरकार ने सोचा, बोले महाधिवक्ता राजीव रंजन। झारखंड में 35,000 अधिवक्ता हैं जो झारखंड स्टेट बार काउंसिल से निबंधित हैं। लगभग 15,000 से अधिक अधिवक्ता झारखंड एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी के सदस्य हैं। झारखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार किसी राज्य सरकार ने अधिवक्ताओं के हित में सोचा है। सक्रियता के साथ उस समय काम किया है। इससे युवा व वरिष्ठ अधिवक्ताओं को लाभ होगा। ट्रस्टी कमेटी के सभी सदस्यों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा जिसका 100% प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार करेगी। अधिवक्ताओं को मिल रहे 7,000 रुपए पेंशन राशि में सरकार अलग से 7,000 रुपए राजवंश मिलाएगी। इससे प्रति माह 14,000 रुपए पेंशन अधिवक्ताओं को मिलेगी। युवा अधिवक्ताओं को प्रथम 3 वर्ष तक स्टाइपेंड के रूप में प्रति माह 5,000 रुपए मिलेंगे। इसमें 50% अर्थात 2,500 रुपए सरकार वहन करेगी, जबकि ट्रस्टी कमेटी 2,500 रुपए देगी। कमेटी अपने अंशदान में 1,500 रुपए बढ़ोतरी करेगी क्योंकि वर्तमान में 1,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड दिया जा रहा है। सरकार से फंड मिलने के बाद स्टाइपेंड में वृद्धि होगी। इससे प्रैक्टिस के प्रारंभिक वर्षों में युवा अधिवक्ताओं को राहत मिलेगी, आर्थिक संकट से निजात मिलेगी। 26 दिनों से मर्चुरी में रखा नवजात का शव हो गया डिकम्पोज।
शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मरने के बाद भी लोगों को मुक्ति नहीं मिलती। अस्पताल प्रबंधन व पुलिस के उदासीन रवैये के कारण मरने के बाद भी मृतक के शव की दुर्गति हो जाती है। ताजा मामला SNMMCH के मेडिसिन विभाग के समीप मर्चुरी फ्रीजर में रखे शवों का है। समय पर पोस्टमार्टम व अंतिम संस्कार नहीं होने से फ्रीजर में रखे 2 शव डिकम्पोज हो गए। दोनों ही शव अज्ञात है, जिसमें एक नवजात का शव भी शामिल है। SNMMCH में मौत होने के बाद भी परिजन नवजात के शव को अस्पताल में छोड़कर भाग गए थे। 26 दिनों से मृत नवजात का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। कुछ दिन पूर्व मॉर्चरी का फ्रीजर खराब हो गया है। ऐसे में मॉर्चरी में खराब फ्रीजर में रखे नवजात का शव डिकम्पोज हो गया। निरसा में 5 दिन पूर्व हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। 108 एम्बुलेंस से उसे SNMMCH लाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद से मृतक का शव मॉर्चरी के फ्रीजर में रखा हुआ था। फ्रीजर का कूलिंग सिस्टम खराब होने के कारण अज्ञात का शव भी डिकम्पोज हो गया। शनिवार को मेडिसिन विभाग के समीप रखे मॉर्चरी फ्रीजर से दुर्गंध निकलने लगी। सफाई कर्मियों ने फ्रीजर खोलकर देखा तो 2 शवों से दुर्गंध आ रही थी। कर्मियों ने इसकी सूचना अस्पताल प्रबंधन को दी। आनन फानन में प्रबंधन ने सरायढेला पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर पहुंचे सरायढेला थाना पुलिस के अधिकारियों ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराने की तैयारी में जुट गए हैं। पोस्टमार्टम के पूर्व कागजी प्रक्रिया शुरू कर ली गई है। रविवार को दोनों अज्ञात शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम के 72 घंटे बाद दोनों शवों का अंतिम संस्कार कराया जाएगा। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार 21 जनवरी 2025 को नवजात की मौत हो गई थी। नवजात की मौत की सूचना पर बिहार के कटोरिया बांका निवासी उनके परिजन शव को छोड़कर भाग गए थे। अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों से संपर्क करने का काफी प्रयास किया। बाद में नवजात के शव को पंचनामा के लिए पुलिस को आवेदन दिया गया। प्रबंधन के अनुसार शनिवार से पहले 2 बार नवजात के शव पंचनामा करने के लिए पुलिस को आवेदन दे चुका है। फ्रीजर में रखा एक अज्ञात का शव डिकम्पोज होने पर शुक्रवार को पोस्टमार्टम कराया गया। भूली थाना क्षेत्र अंतर्गत अज्ञात का शव पिछले 6 दिन पूर्व पाया गया था। इसके बाद भूली पुलिस ने शव को SNMMCH भेज दिया। मॉर्चरी के फ्रीजर में शव को रखा गया था। कूलिंग सिस्टम खराब होने के कारण फ्रीजर में रखा शव डिकम्पोज हो गया था। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।